नाजरीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। तनवीर अफजल स्टेट इलेक्शन कमीशन के स्पेशल सेक्रेटरी के ओहदे पर हुए फाइज। इसके कबल वो स्टेट इलेक्शन कमीशन में एडिशनल सेक्रेटरी के ओहदे पर फाइज थे। नाजरीन, तनवीर अफजल साहब के बारे में बताता चलूँ कि आप 1994 बैच के WBCS एग्जीक्यूटिव ऑफिसर में हैं। अब तक कई ओहदों पर SDO अलीपुर 24 परगना, SDM जनूबी 24 परगना में तैनात किए जा चुके हैं। द लोकल जर्नलिस्ट की टीम तनवीर अफजल साहब की बड़ी कामयाबी पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता है। आइए देखते हैं खास मुलाकात में ली गई ये इंटरव्यू। नाजरीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट और द लोकल जर्नलिस्ट की टीम इस वक्त मौजूद है स्टेट इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में और हमारे बीच मौजूद हैं जनाब तनवीर अफजल साहब, जिनको 13 तारीख को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। स्पेशल सेक्रेटरी के ओहदे पर फाइज किया गया है, जो कि पहले एडिशनल सेक्रेटरी के ओहदे पर फाइज थे। मैं नाज़रीन आपको ये बताता चलूँ कि 1994 के WBCS ऑफिसर हैं जनाब तनवीर अफजल साहब। सर, एक बड़ी जिम्मेदारी स्पेशल सेक्रेटरी के ओहदे पर स्टेट इलेक्शन कमीशन में, कितनी खुशी महसूस हो रही है तनवीर अफजल साहब? सबसे पहले तो सबको सलाम आदाब। ये मेरे लिए बहुत खुशी का मौका है कि स्पेशल सेक्रेटरी के पोस्ट के लिए प्रोमोटेड हुए हैं, क्योंकि WBCS ऑफिसर्स के लिए जहां हम लोग BDO के हैसियत से काम स्टार्ट करते हैं, वहां ये हम लोगों के लिए स्पेशल सेक्रेटरी जो है अपने सर्विस में ये हाईएस्ट पोस्ट है। तो हर कोई चाहता है कि स्पेशल सेक्रेटरी के पोस्ट तक पहुँचे, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आज वो मौका दिया है कि स्पेशल सेक्रेटरी के पोस्ट के लिए प्रोमोटेड हुए हैं। तो अल्लाह के बहुत शुक्रगुज़ार हैं और अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सर, इसके पहले आप एडिशनल सेक्रेटरी रहे हैं सर, तो उस दौरान भी काम की एक जिम्मेदारी थी और चूँकि स्पेशल सेक्रेटरी के पोस्ट देना बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, तो सर उसमें कितने डिफरेंसेस देखते हैं सर जिम्मेदारी को देखते हुए? काम तो कंटिन्यूअस है। एडिशनल सेक्रेटरी और स्पेशल सेक्रेटरी ज़िम्मेदारी ज़्यादा है, लेकिन काम जो कल भी करते आए हैं हम लोग WBCS ऑफिसर्स जो हैं, हमेशा से BDO के ज़माने से ही बहुत काम का प्रेशर हम लोग पर रहा करता है। हम लोग BDO रहते हैं, SDO रहते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स होते हैं, DMs होते हैं। तो काम तो अपने तौर पर जैसा रहता है वो तो चलता ही रहता है, लेकिन हम लोग ज़िम्मेदारी बढ़ने से और लोग जो हैं ज़िम्मेदार हो जाते हैं, और कुछ ज़्यादा ज़िम्मेदारी जो है ऑफिसर्स पे दी जाती है जैसे जैसे सीनियर होते हैं। तो आइंदा कई दिनों के अंदर मुझे भी उम्मीद है कि और ज़्यादा ज़िम्मेदारी जो है दी जाएगी, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जिस ज़िम्मेदारी और ईमानदारी से इतने सालों तक 28 साल सर्विस को हो गया, इतने दिन तक करते आए हैं, इंशाल्लाह आगे भी उसी तरह से जो है सरकार के लिए काम करते रहेंगे। अफजल साहब, मेरा एक सवाल होगा सर, एक स्ट्रगल लाइफ होता है। 1994 बैच के आप WBCS ऑफिसर हैं सर, तो तालीमी सफ़र के बारे में कुछ बताएंगे तो आने वाली नस्लों को एक पैगाम मिलेगा सर। तालीमी सफ़र का जहाँ तक सवाल है, मौलाना आज़ाद कॉलेज से मैंने पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स किया था। उसके बाद कलकत्ता यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने किया, और उसके बाद फिर WBCS के एग्ज़ाम दे करके 1994 साल में जो है कामयाबी हासिल की। तो ग्रेजुएशन तो WBCS ऑफिसर बनने के लिए इम्पॉर्टेंट है। पोस्ट ग्रेजुएशन लोग इस वजह से करते हैं कि अगर एक सर्विस पे कुछ मौका नहीं मिला तो फिर कम से कम टीचिंग या प्रोफेसर वाले जो लेक्चरर वगैरह जो जॉब है उसमें जा सकें। तो यही सोच के मैंने भी ये किया था कि चलो अगर शायद WBCS नहीं हो तो सिर्फ ग्रेजुएशन नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लो कि लेक्चरर बन सके या किसी स्कूल में पढ़ाई लिखाई का काम जो है करवा सके। तो यही सफ़र रहा है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद और कोई डॉक्टरेट वगैरह करने का जो है मौका नहीं आया, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ही WBCS देने के बाद जो है एग्ज़ाम में कामयाब हुए, और 28 साल आज जो है गुजार चुके हैं सर्विस में। पहली पोस्टिंग कहाँ हुई सर आपकी? पहली पोस्टिंग हम सुंदरबन में थे, संदेशखाली 2 नंबर ब्लॉक, कलकत्ता से हालांकि 100 किलोमीटर के दूरी पर वो ब्लॉक है,
नॉर्थ 24 परगना में। लेकिन उस ज़माने में हमको अभी भी याद है कि उस ब्लॉक में संदेशखाली में इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे नहीं था। वहाँ पर आपको टेलीफोन का कोई कनेक्शन वहाँ हम लोग के पास नहीं था। आरटी सेट पे जिस तरह से आप लोग देखते हैं कि पुलिस वाले जिस तरह से बात करते हैं एक दूसरे से, आरटी सेट पर, रेडियो ट्रांसमीटर सेट पे, तो हम लोग भी अपने एसडीओ या डीएम से बात जो है आरटी सेट पे किया करते थे। नो इलेक्ट्रिसिटी, नो टेलीफोन, एक अजीबो-गरीब वो ज़माना था कि सोचते थे कि कलकत्ता में पला बड़ा एक बच्चा वो आज एक गांव में आकर जहां चारों तरफ पानी है, एक तरह से कह लीजिए कि आइलैंड था। जितने भी हमारे ग्राम पंचायत थे उसके चारों तरफ पानी और बीच में जो हम लोग काम करते थे। तो बहुत मुश्किल वक्त संदेशखाली में 1997 से 1999 2 साल गुजारा। एक वक्त तो लग रहा था कि नहीं अब छोड़ दो यार, चलो पढ़ाई लिखाई के काम में चले जाते, कहाँ ये सब सह पाएंगे। नई जगह सर, है ना? बिल्कुल कि कलकत्ता के बाद एक आप अगर समझिए कि वो काला पानी जैसा अंडमान जगह में आप चले जाएं, जहां आप एक बार अगर ऑफिस चले गए तो आप किसी से कांटेक्ट में नहीं है, अपने घर वालों से कांटेक्ट में नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जनरेटर चला के गुजारा कर रहे हैं, रात में लालटेन जला करके जो है सोया करते थे अपने क्वार्टर में। माने काफी दुश्वारियों का सामना जी करना जी पड़ा जी। उस वक्त। तो अभी तो ज़माना बहुत बदल गया। अभी जो लोग संदेशखाली 2 में जाते हैं तो अभी करंट भी है, टेलीफोन भी है, तो मोबाइल भी 99 है। तक थे सर वहाँ पर आप? हाँ, 97 से 99 तक जो है वहाँ उसके बाद गुजारा। सर? 99 से लेकर के फिर 4 साल तक जो है वो बैरकपुर 2 नंबर ब्लॉक, बिल्कुल एकदम ऑपोजिट आप कह सकते हैं कि बिल्कुल एक मतलब बहुत ही जहाँ करंट नहीं हो और जहाँ टेलीफोन वगैरह नहीं हो, ऐसे एक एक्सट्रीम जगह से एक बिल्कुल शहर के आसपास जो आपको टीटागढ़, खरदा, पानीहाटी, न्यू बैरकपुर के आसपास वाले बैरकपुर 2 नंबर ब्लॉक में वहाँ हम बीडीओ के हैसियत से पोस्टेड रहे। फिर वहाँ से निकलने के बाद 2004 से 2005 तक बारुईपुर ब्लॉक में बीडीओ के हैसियत से फिर काम किए। तनवीर अफजल साहब, चूँकि आप WBCS ऑफिसर रहे हैं 1994 बैच के, सर आने वाले जनरेशन के लिए, बच्चों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे सर, जो कि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और वाकई आज IAS, IPS, WBCS रैंक की तैयारी का होना बहुत ज़रूरी है सर? क्या कहना चाहेंगे तनवीर अफजल साहब आने वाली नस्लों के लिए? बहुत ज़रूरी है। मेरा तो ये अपना ख़्याल है कि हम लोग जितना ज़ोर देते हैं अपने ख़ास करके कौम के बच्चों को, हम ज़्यादातर जगह देखिएगा कि लोग तैयारी करवाते हैं डॉक्टर और इंजीनियर बनाने के लिए। तो डॉक्टर और इंजीनियर मेरे ख़्याल से अब बहुत हो गए हैं, आने वाले दिनों में भी होंगे इंशाल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हम लोगों को कहीं ना कहीं आकर के बच्चों को ये समझाना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन में आना है। एडमिनिस्ट्रेशन के पास पावर है, एडमिनिस्ट्रेशन में प्रेस्टीज है, एडमिनिस्ट्रेशन में सैलरी है। तो आप अगर कौम के लिए भी करना कुछ काम अगर चाहते हैं और किसी तरह से पार्शियलिटी नहीं करके, तब भी एडमिनिस्ट्रेशन में जो आप काम कर सकेंगे वो किसी भी पोस्ट में आप नहीं कर सकते हैं। जब आप बीडीओ के हैसियत से काम करते हैं, जब आप एसडीओ के हैसियत से काम करते हैं, जब आप एडीएम के हैसियत से काम करते हैं, जब आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हैसियत से काम करते हैं, जब आप सेक्रेटेरिएट में एडिशनल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी के हैसियत से काम करते हैं, तो आप जो है पूरे कम्युनिटी, मतलब कम्युनिटी यहाँ हम कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी नहीं, एंटायर जो आपका पॉपुलेशन है स्टेट का, उस स्टेट के पॉपुलेशन के लिए आप काम कर सकते हैं। और अगर आप एंटायर पॉपुलेशन के लिए काम कर सकते हैं तो आप अपने कम्युनिटी का भलाई जो है वहाँ आप कर सकते हैं। तो बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में आए। एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगे, पावर, प्रेस्टीज और लोगों के लिए काम करने के लिए बहुत जगह है। बेस्ट ऑप्शन है आज के ज़माने में। आप अगर कुछ अच्छा करना चाहते हैं, समाज के लिए करना चाहते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द प्लेस। एक चीज़ ये देखा गया है तनवीर अफजल साहब कि IAS, IPS, WBCS में बच्चों के साथ बच्चियां भी काफ़ी आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। तो बच्चियों के लिए क्या कहना चाहेंगे तनवीर अफजल साहब, क्योंकि बहुत क्रूशियल मोमेंट होता है उनके लिए, बहुत क्रूशियल टाइम होता है। बेशक हम लोगों के ज़माने में आपने बिल्कुल सही फरमाया कि बहुत कम लड़कियां दिया करती थी।
मतलब सोचा भी नहीं जाता था कि WBCS एग्जीक्यूटिव होकर के BDO के हैसियत से गांव में जाकर कोई एक लड़की काम करेगी। लेकिन ज़माना बदल रहा है, ज़माना बदल गया है। आज बहुत सारे जो लेडी ऑफिसर्स हैं, जो अपने अपने कई सालों में देखा गया है कि लेडी ऑफिसर्स जो है वो टॉप भी कर रही हैं। तो लेडी ऑफिसर्स आज बहुत आ रही हैं, लगभग बराबरी के हिसाब से आ रही हैं लड़कों के। और हमारे कम्युनिटी के जो लोग हैं वो उनमें भी आज बहुत बच्चियां हैं जो WBCS में आ रही हैं, WBCS एग्जीक्यूटिव में आ रही हैं, कमर्शियल टैक्स में जा रही हैं, एक्साइज सर्विस में जा रही हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा रुझान है। हम लोगों को चाहिए कि ये लोग और आगे बढ़ के आएँ। अभी भी जो है ऐसा नहीं है कि 50-50% जो है लड़के लड़कियां जो आ रही हैं। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, बहुत ज़्यादा घूमना होगा, बहुत ज़्यादा जो है मतलब लोगों के नज़र में रहना होगा। लेकिन प्रेफर करती हैं कि अगर डॉक्टर बन जाए तो बेटर है, टीचर बन जाए तो बेटर है, लेक्चरर बन जाए तो बेटर है। लेकिन हम ने ये देखा है कि लड़कियां कुछ जगहों पर जो है लड़कों से, मेल ऑफिसर से अच्छा काम करती हैं। वो जो एक औरतों में जो एक ममता है ना, वो एक माँ वाला जो एक फीलिंग है, एक बहन वाला जो फीलिंग है, एक जो बीवी वाला वो फीलिंग है, वो इनबिल्ट है औरतों में। वो जो कंपैशनेट जितनी औरतें होती हैं, एक लड़की होती है, लड़के मेरे हिसाब से कम होते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन में अगर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ आपका कंपैशन है, वो फीलिंग है, तो आप जो हम डिलीवर करते हैं एक मेल ऑफिसर के हिसाब से, आप उससे और कहीं ज़्यादा कर पाएंगे। तो हम ये उम्मीद भी करते हैं और ये हमेशा दिल की गहराई से चाहेंगे कि लड़कियां और ज़्यादा से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ आएँ, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन और ज़्यादा मजबूत हो और ज़्यादा लोगों के लिए काम कर सकें। एजाज तनवीर अफजल साहब, एक आखिरी सवाल होगा मेरा आपसे कि सर, पेरेंट्स जो गार्जियन होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर ही सब कुछ मुनहसर करता है, तो गार्जियन से क्या अपील करना चाहेंगे ताकि वो अपने बच्चे बच्चियों की आला तालीम के लिए फुल सपोर्ट करें उनको? बिल्कुल, ये भी बहुत सही आपने फरमाया कि गार्जियन का एक अहम रोल रहता है आज के ज़माने में। लेकिन गार्जियन जहाँ अपने बच्चों को गाइड करते हैं, वहीं कहीं पर ये भी देखा जाता है कि गार्जियन अपने बच्चों पर थोपना चाहते हैं कि वो क्या करें अपनी ज़िंदगी में। कि हम डॉक्टर बनना चाहते थे, हम डॉक्टर नहीं बन पाए, हम कुछ और बन गए। तो हम अपने बच्चों से ये उम्मीद रखते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी, या मेरा बेटा बेटी जो है इंजीनियर बनेगा। हालांकि उसके अंदर वो सलाहियत हो सकता है नहीं है कि वो नीट क्वालिफाई कर सके या जॉइंट एंट्रेंस आ सके। अल्लाह ने सबको सलाहियत दिया है, कुछ ना कुछ सलाहियत दिया है। जिस सलाहियत का मालिक मेरा बच्चा है, उस तरफ उस बच्चे को ले जाना चाहिए गार्जियन को। अगर वो डॉक्टर इंजीनियर बनने के लायक नहीं है, हो सकता है कि वो बहुत अच्छा टीचर बन सकता है, हो सकता है कि वो खेल की दुनिया में बहुत नाम हासिल कर सकता है, हो सकता है कि वो कुछ और काम कर सकता है। तो माँ बाप, गार्जियन जो अपने बच्चों को 18 साल 20 साल से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जिनको पाला है, बड़ा किया है, माँ बाप से ज़्यादा कौन जान सकता है कि मेरा बच्चा का एटीट्यूड, मेरा बच्चा का इंक्लिनेशन किस तरफ है। हम लोग जो उनको ज़ोर करके अपने ख्वाहिश को जो पूरा करना चाहते हैं अपने बच्चों के ज़रिए से, इसको हम लोगों को बंद करना चाहिए। मेरा बच्चा जिस चीज़ में अच्छा कर सकता है उस तरफ उसको ले जाना चाहिए। और हर बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर नहीं बनेगा, लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा कि अल्लाह ने सबको एक इनबिल्ट सलाहियत दिया। आज वोकेशनल ट्रेनिंग का ज़माना है, लोगों को अपने बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग की तरफ भी ले जाना चाहिए कि सलाहियत अगर आपके हाथ में है तो आप कुछ ना कुछ करके खा लेंगे। अगर सलाहियत नहीं है, आप अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट, अनएम्प्लॉयड पोस्ट ग्रेजुएट बना के क्या फ़ायदा है। आज MBA लोग करवाते हैं कि मेरा बच्चा MBA कर लिया, क्या फ़ायदा है कि वो 8,000 10,000 की नौकरी भी उसको जो है हासिल नहीं है। क्या फ़ायदा है कि हम इंजीनियर बना दिए और उसके बाद जो है उसको 10,000 की नौकरी के लिए भी बेचारा दौड़ रहा।
बल्कि वो कुछ और अगर वोकेशनल ट्रेनिंग का काम कर लिया होता सही वक्त पे तो 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ा के ख्वाहिश नहीं था, बच्चे ने पढ़ा, कहीं पे हमने पैसा दिया, तो इससे बेहतर है कि बच्चों का जो इंक्लिनेशन है वो जिस रास्ते में जाना चाहते हैं, माँ बाप से बेहतर कोई नहीं समझता है, उसको समझिए, उस हिसाब से अपने बच्चों को गाइड कीजिए कि 12 के बाद उसको आर्ट्स पढ़ना चाहिए, उसको साइंस पढ़ना चाहिए, उसको कॉमर्स पढ़ना चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हम अपनी ज़िंदगी से जो है हमको अभी भी याद है कि मरहूम प्रोफेसर एजाज़ अफजल साहब जब मेरे सिलसिले से ये डिसाइड कर रहे थे क्लास 10 के बाद कि हमको क्या करना चाहिए, तो मेरे वालिद ने मुझ पर थोपा नहीं था, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं साइंस पढ़ूंगा। लेकिन ख्वाहिश एक अलग चीज़ है और सलाहियत एक अलग चीज़ है। लेकिन मेरे वालिद ने देखा कि इसके अंदर शायद साइंस पढ़ने वाला वो सलाहियत जो है नहीं है, तो उन्होंने हमसे ये कहा कि मेरे मामू के साथ बैठ कर के डिस्कशन कर रहे थे, हम भी वहाँ पर थे क्लास 11 से जस्ट पहले, तो मेरे मामू से उन्होंने कहा कि मुझे ये लगता है कि ये साइंस नहीं पढ़ के आर्ट्स पढ़ेगा तो बेहतर हो। तो उस ज़माने में तो माँ बाप से उस तरह से सवाल जवाब लोग नहीं किया करते थे, हम लोग भी नहीं किया करते थे। तो मैंने बेसाख्ता जो है अपने वालिद से, मरहूम प्रोफेसर अफजल साहब से मैंने ये पूछा कि मैं आर्ट्स पढ़ के क्या करूँगा। तो उनका एक ही जवाब आया, एक लाइन का, मैं आर्ट्स पढ़कर क्या कर रहा हूँ। तो मुझे ये रास्ता दिखाई, उन्होंने एक सेंटेंस में मुझे बता दिया कि किस तरफ हमको जाना चाहिए। उसके बाद मैंने कोई सवाल जवाब नहीं किया। मैं आर्ट्स, हायर सेकेंडरी आर्ट्स, ग्रेजुएशन आर्ट्स, पोस्ट ग्रेजुएशन आर्ट्स, और अल्हम्दुलिल्लाह आज 28 साल से WBCS ऑफिसर हैं। तो आर्ट्स पे लोग समझते हैं कि सिर्फ साइंस और कॉमर्स पढ़ के लोग ज़िंदगी में कामयाब होते हैं, तो ऐसी बात नहीं है, लोग आर्ट्स पढ़ के भी कामयाब होते हैं। और मैंने जैसे पहले भी कहा कि माँ बाप से अच्छा अपने बच्चों को कोई नहीं समझ सकता है। तो माँ बाप अगर उसको, गार्जियन अगर सही से अपने बच्चों को गाइड करते हैं तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह और भी तनवीर अफजल आपके सामने नज़र आएंगे। तनवीर अफजल साहब, द लोकल जर्नलिस्ट की ख़ास मुलाकात में द लोकल जर्नलिस्ट की टीम के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। नई जिम्मेदारी, स्टेट इलेक्शन कमीशन की स्पेशल सेक्रेटरी की पोस्ट पर बहुत बहुत मुबारकबाद। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट की स्पेशल एपिसोड ख़ास मुलाकात में जनाब तनवीर अफजल साहब से, और आपने देखा कि तनवीर अफजल साहब ने कितने खूबसूरत अंदाज में इन्होंने कहा कि बच्चों की ख्वाहिश तालीम को वो लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, गार्जियन को उनके साथ पूरा सपोर्ट करना चाहिए। आप फर्दर अपडेट्स के लिए बने रहें द लोकल जर्नलिस्ट के साथ। मैं शमसुद्दीन, कोलकाता से, बहुत बहुत शुक्रिया।